ओके नाउ अब देखें, आज का जो टॉपिक है वो है नोज़। नोज़ बेसिकली टॉपिक है नोज़, लेकिन उसका जो मेजर पोर्शन है वो है नेज़ल कैविटी, और उस नेज़ल कैविटी में जो मेन पोर्शन है वो है इसका लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ल कैविटी, जो मेन पोर्शन है उसका। ऑब्वियसली नोज़ की जो पार्टीशन है जिसको हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं, उसकी डिजीज़ भी कॉमन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा लैंडमार्क्स हैं वो उसका लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ल कैविटी है। जैसे एक्सटर्नल नोज़, जैसे बात करते हैं हम नोज़ की, तो नोज़ के दो पोर्शंस हैं, एक है एक्सटर्नल नोज़ और एक है नेज़ल कैविटी। जैसे माउथ में होता है ना, एक होता है वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ और एक होता है ओरल कैविटी प्रॉपर। तो यहाँ नोज़ में भी ऐसे नोज़ का वो पोर्शन जो सरफेस से रेज्ड है ये एक्सटर्नल नोज़ है, और ये सरफेस जो से रेज्ड जो पार्ट है जो एक्सटर्नल नोज़ है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड हियर बाय द कार्टिलेजेस। अब यहाँ पर आप देखें एक्सटर्नल नोज़ का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देखेंगे जब, तो ये देखिए लेटरल साइड से जब आप देख रहे हो तो लेटरल साइड में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल नोज़ में सिर्फ कार्टिलेजेस आएंगे। कार्टिलेजेस के अलावा बोन के लास्ट पार्ट्स जो हैं ये भी इसी में आएंगे। लास्ट पार्ट्स का मकसद ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो जो फ्रंटल बोन है ये भी नोज़ में इंक्लूड हो जाएगा, एक्सटर्नल नोज़ में ही में, और साथ में ये नेज़ल बोन्स तो हैं ही, दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नोज़। इतना कुछ कि ये जो मैक्सिला हैं, ये मैक्सिला के जो लास्ट पार्ट्स हैं जो मार्जिन तक आ जाते हैं, और ये एक अपर्चर क्रिएट हो जाता है जिसको पेरिफॉर्म अपर्चर कहते हैं। तो ये हिस्से भी, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ 100% इट इज़ द कार्टिलेज इज फॉर्मिंग द एक्सटर्नल नोज़, बट देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द बोन आल्सो। तो ये भी, लेकिन जाहिर है वो मेजर जो पोर्शन है वो कार्टिलेज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कार्टिलेजेस में ख़ास तौर पे आप देखिए कार्टिलेजेस को, एक कार्टिलेज तो ये है जो आप साइड से देख रहे हैं, इसका लेटरल कार्टिलेज एक साइड से, और ऐसा है दूसरे साइड से भी। अब देखिए ये दोनों लेटरल कार्टिलेजेस आपस में जब ज्वाइन हो रहे हैं तो इस बीच में जो ये जगह छोटी सी आपको नजर आ रही है ना, ये नेज़ल सेप्टम का कार्टिलेज है जिसको हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। ये सेप्टल कार्टिलेज का ये अपर मार्जिन है जो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा है आपको। दिस इज सेप्टल कार्टिलेज। ये सेप्टल कार्टिलेज जैसे मेरा हाथ है ना, ये तो इसका मकसद है कि ये मार्जिन देख रहे हैं आप इसकी। टोटल अगर आप इसको फुल देखना चाहें तो आप इस सजाइडल सेक्शन में इसको यहाँ पे देखें, ये सेप्टल कार्टिलेज है। तो ये जो ऊपर का ये जो मार्जिन देख रहे हैं ना, ये यहाँ नजर आ रहा है आपको, बिटवीन सैंडविच्ड बिटवीन द टू लेटरल कार्टिलेजेस। और ये लेटरल कार्टिलेजेस हैं, और ये लेटरल कार्टिलेजेस जो इस वक्त यहाँ पर ये बना रहे हैं नोज। तो जैसे आप टिप के करीब आएंगे तो टिप के दोनों साइडों पे यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स नजर आएंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल नेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेजल अपर्चर्स जिसको हम कहते हैं। अब वो एक्सटर्नल नेजल अपर्चर्स जिसके मार्जिन तक तो स्किन है, और ये स्किन इनके मार्जिन के साथ अंदर टर्न राउंड करके ये नोज के अंदर भी चली जाएगी, और वहां पर भी ये स्किन है। और ये जो स्किन, जहां तक स्किन हो, जब तक म्यूकस मेम्ब्रेन ना आ जाए, वो वाला हिस्सा कहलाता है वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज। दिस इज कॉल्ड द नेजल वेस्टिब्यूल, दैट इज लाइंड बाय द स्किन अंटिल इट विल बिकम कन्वर्टेड इनटू द नेजल म्यूकोजा। वो जब तक कि फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जैसे उसको रिप्लेस कर देगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द नेजल वेस्टिब्यूल। और उस नेजल वेस्टिब्यूल के अंदर जाहिर है वो हेयर फॉलिकल्स वगैरह, जाहिर है मॉडिफाइड स्किन है, तो वहाँ पर जो फॉलिकल्स या वहाँ पर जो हेयर मिलेंगे वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, एंड दीज हेयर आर कॉल्ड द विब्रिजा। विब्रिजा कहते हैं उन हेयर को, जिसका विब्रिजी, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दी नेजल वेस्टिब्यूल। और जाहिर है वो भी एक प्रोटेक्शन है, कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करना, क्योंकि अंदर जो नेजल म्यूकोजा है वो है सूडोस्टेडिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो नेचर ने वहाँ पर भी प्रोटेक्शन रखी है, म्यूकस सिक्रीशन भी दिया है, उसके साथ साथ सीलिया भी दिए हैं, लेकिन उस सीलिया तक पहुंचने से पहले नेचर ने वेस्टिब्यूल के अंदर एक डिफेंस रखा है कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वहाँ ही ट्रैप हो जाए। आपने देखा होगा कि अगर कोई कमरा साफ कर रहा है या स्वीपर झाड़ू दे रहा होता है, तो आप देखें उसके नोज के साथ वेस्टिब्यूल के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं। अगर ये विब्रिजा नहीं होते, यहाँ पर विब्रिजी ये डेलिकेट हेयर ना होते, तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते। Understand? तो they have actually the entrapment of the dust particles in the vestibule है। तो ये वेस्टिब्यूल वो हिस्सा है नेजल कैविटी का या नोज का इनसाइड जो लाइंड बाय द स्किन, और उसके बाद ये नेजल म्यूकोजा शुरू हो जाएगा। और नेजल म्यूकोजा शुरू हो जाएगा तो ये नेजल म्यूकोजा हमेशा नेजल म्यूकोजा रेस्पिरेटरी नहीं रहेगा, आगे चल के देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी भी हो जाएगा वो।
दैट इज सम पार्ट ऑफ द नेजल केविटी यू हैव गॉट ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा, दैट विल बी ऑन द टॉप, वो आप दिखाते हैं उसको। अब यहां पर देखो कि सिर्फ हमारे पास ये लेटरल कार्टिलेजेस ही नहीं, नॉस्ट्रल्स आप देखें, नॉस्ट्रल्स को पेटेंट रहना है और नॉस्ट्रल्स के जो स्किन है वो कहीं अंदर रिट्रैक्ट ना हो जाए और ल्यूमन में क्लोज हो जाए कहीं, या ल्यूमन कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो नेचर ने यहां पर नॉस्ट्रल्स के अराउंड थोड़ा सा थिकनिंग रखी है और थिकनिंग के लिए वहां डाल दिया है कार्टिलेजेस। इसका मकसद है कि नॉस्ट्रल्स के अराउंड भी आपको कार्टिलेज मिलेंगे। आप देखें यहां से, ये दीज आर दी कार्टिलेजेस। तो ये कार्टिलेजेस आपको यहां पर भी मिलते हैं, इनको हम कहते हैं एलार कार्टिलेजेस। एला विंग्स को कहते हैं, यानी ये इस जगह पर जब आप देखें नॉस्ट्रल्स के साइड पर, तो ये एलार कार्टिलेजेस होते हैं। एलार कार्टिलेजेस में इस तरीके से आपको उसको हिस्सों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये एक ग्रेटर एलार कार्टिलेज है ये, और ये छोटे से ये लेसर एलार कार्टिलेजेस हैं, और यहां जो आप ये देख रहे हो ये आपका लेटरल कार्टिलेज है। ये फिट हो जाएगा कहां? ये फिट हो जाएंगे जहां पर पहले से ही बोनी फाउंडेशन दी हुई है आपको बोन ने, नेजल बोन्स, और उसके ऊपर फ्रंटल है, फिर ये नेजल बोन्स हैं, फिर यहां पर आप मैक्सिला देख रहे हो। ये सारी चीजें जो ये यहां पर इस जगह पर आप उसके अंदर ये एक तरह से वहां से आर्टिकुलेट करेंगे, और आर्टिकुलेट करेंगे तो नोज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हो कि इन कार्टिलेजेस की वजह से। आप सिर्फ कहते हैं कि एलार कार्टिलेजेस, वरना ये ग्रेटर और लेसर एलार कार्टिलेजेस होते हैं। जो विंग्स में आप यहां पे देख रहे हैं, आप अपने अगर नोज के नॉस्ट्रल्स को अगर आप हाथ लगा के यहां पे देखेंगे तो ये जो कार्टिलेजेस हैं दीज आर एलार कार्टिलेजेस। आपको पता है कि इन एलार कार्टिलेजेस को मूव करने के लिए हमारे पास नेजलिस मसल है, जिसका जी डायलेटर नेरेस मसल, ये नेजलिस का हिस्सा। और ये जो लेटरल कार्टिलेजेस हैं इनको कंप्रेस करने के लिए हमारे पास मौजूद है कंप्रेसर नेरेस, इसको हम कहते हैं। ये दो मसल्स के दो पार्ट्स हैं, इनको हम नेजलिस मसल भी कहते हैं। तो दीज आर दी मसल्स आल्सो। तो इन कार्टिलेजेस को कंप्रेस और डायलेट करने के लिए ही होती है ये मसल्स। और इसके ऊपर यहाँ स्किन चढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पे देखते ये रूट है, और ये ब्रिज ऑफ नोज है, ये ब्रिज ऑफ नोज है। ये ब्रिज ऑफ नोज को सीधा रखना जरूरी है, इवन अगर आपका, क्योंकि आप देखिए ब्रिज ऑफ नोज जो होती है ये टिल्टेड होती है टुवर्ड्स वन साइड और द अदर। इसको मैं ये, और ये किस वजह से? क्योंकि ब्रिज में यहां पर लेटरल कार्टिलेज तो साइड से है, और ब्रिज इसकी यहां फॉर्म हो रही है किससे? अपर मार्जिन ऑफ योर सेप्टल कार्टिलेज। और ये सेप्टल कार्टिलेज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल में ये उमूमन सेंटर में नहीं होता है, वन वे और द अदर जहां हो इस तरीके से। इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, डीएनएस इसी को कहते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एसिम्प्टोमेटिक, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन बहरहाल कंप्रोमाइज हो जाती है एक साइड की जो नेजल कैविटी है। लेकिन अगर और ज़्यादा अगर इसके अंदर कोई एलर्जी या म्यूकोजा की हो जाए, हाइपरट्रॉफी वगैरह, तो वो जो पहले से ही थोड़ा सा कंप्रोमाइज ल्यूमन होता है ये और ज़्यादा कंप्रोमाइज हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, फिर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फिर ऑब्वियसली बड़े प्रॉब्लम्स और आगे से मसाइल होंगे। फिर इसको हम कहते हैं डीएनएस। पर डीएनएस को फिर यहाँ इसको ट्रीट करना पड़ेगा सर्जिकली। तो वो जो डिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, उस पोर्शन को यहाँ पर काटना पड़ता है। और जब आप काटेंगे तो आप कहेंगे फिर तो ब्रिज ऑफ नोज तो फिर कोलैप्स हो जाएगी। ब्रिज को नहीं काटते, ये बीच का हिस्सा काटते हैं। ये बताता हूँ, दिखाता हूँ इसको रिसेक्शन ऑफ सब म्यूकोजल रिसेक्शन कहते हैं। म्यूकोजा को इंसिशन देके कार्टिलेज को एक्सपोज किया जाता है। वो जो सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट होता है उसको काट देते हैं। ब्रिज को इंटैक्ट रखें, क्योंकि आप ब्रिज को इंटैक्ट नहीं रखेंगे तो नेजल ब्रिज ओवर फिर डिस्फिगरेशन हो जाएगी। तो इस वक्त जो ये ब्रिज देख रहे हैं नोज की, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से ये हिस्सा, इसको हम डार्सम ऑफ नोज भी कहते हैं। ये टिप ऑफ द नोज है, ये रूट ऑफ द नोज है, जहां नेजियन मैंने आपको बताया था, जहां पर ये सारे बोन्स आपस में ज्वाइन होते हैं 5। तो नेजियन, ब्रिज, टिप, ये एक्सटर्नल नोज के सारे टर्मिनोलॉजीज में इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे अच्छे खासे सबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। आप नोज की स्किन देखिए शाइनी होती है अक्सर, तो सबेशियस ग्लैंड्स भी, और साथ में इवन ज़ाहिर स्किन है तो हेयर फॉलिकल्स भी होंगे। हेयर फॉलिकल्स होंगे तो सबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे। तो जो खास तौर पे देखें हेयर यहाँ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बिल्कुल छोटे से, इवन जिनको हम ब्लैक हेड्स भी कहते हैं। तो ये ब्लैक हेड्स वगैरह निकालते हैं वूमन, तो ये बिल्कुल अंदर से ही हेयर फॉलिकल्स को बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो थोड़े से अगली लुक देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हेयर इस तरीके से, ये नोज का ये एक्सटर्नल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट में यहाँ पर इसके दूसरे बेस से देखें, अगर इसको यहाँ अगर सजाइडल सेक्शन काट के अंदर जाएं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सा तो आपने देख लिया, इसके मसल्स वगैरह भी आपने देखे। नेजल इस मसल मेन मसल है इसका, और ये इसके साथ ये नॉस्ट्रल्स हैं, और ये लोअर ये लेटरल कार्टिलेजेस ये आप देख रहे हो, अपर लेटरल और लोअर लेटरल कार्टिलेजेस, और साथ में ये एक्सेसरी कार्टिलेजेस छोटे से जो टिप के साथ उमूमन लगे हुए होते हैं। लेकिन असल ये है एलार कार्टिलेजेस। और आपको पता है कि ये
इन एलार कार्टिलेजेस के साथ एक और मसल भी था जिसको हम कहा था हमने लेवेटर लेबिया सुपीरियस एलियक नेजा। एलियक नेजा मींस एला ऑफ द नोज, इनको भी एलिवेट कर, तो ये एलिवेट सिर्फ सेंट्रल पार्ट ऑफ लिप को ही नहीं एलार कार्टिलेज को भी करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेवेटर लेबिया सुपीरियस एलियक नेजा। तो ये इसी तरीके से यहां पर आपको मिलेगा, ये एक्सटर्नल नोज है। अब एक्सटर्नल नोज के साथ जैसे हम यहां पर अंदर जाएं तो आप देखिए यहां से आपको मिलेगा नेजल सेप्टम। अब जाहिर है एक्सटर्नल नोज कार्टिलेजिनस है, उसका अर्ली पोर्शन वेस्टिब्यूल है, बाद में आप देखोगे अंदर तक जाएंगे तो म्यूकोजा मिलेगा आपको, नेजल म्यूकोजा। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो नेजल कैविटी, क्योंकि फिर बोनी आ जाएगा सिलसिला। अब जाहिर है वो जो बोनी कैविटी है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, अंडरस्टैंड, वो जो बोनी कैविटी अंदर आएगी या इससे पहले जो नेजल एक्सटर्नल नोज है, जाहिर है उसके दो नॉस्ट्रल्स दो हैं, माने इसका मकसद है एक्सटर्नल नोज हो चाहे नेजल कैविटी हो, दे आर पार्टीशन। क्योंकि एक्सटर्नल नोज कार्टिलेजिनस है तो उसकी पार्टीशन भी कार्टिलेज, क्योंकि नेजल कैविटी बोनी है तो उसकी पार्टीशन बोनी है। यानी इसका मकसद है कि नेजल सेप्टम पार्टली कार्टिलेजिनस है जिसको हम कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज, और पार्टली बोनी है, और वो जो बोनी है उसके दो हिस्से हैं, क्योंकि एक बोन से आप एक कार्टिलेज से अपने एक्सटर्नल नोज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन अपनी नेजल कैविटी को आप एक बोन से दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दो बोन्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे, ये आप यहां पे देखें, ये देखें आप इस वक्त नेजल कैविटी के अंदर में एंटर हुए हैं। जैसे कार्टिलेजिनस पोर्शन आप ट्रेवल कर चुके तो यू हैव गॉन इनटू द बोनी कैविटी। कार्टिलेजिनस में जब थे तब आप थे इस वक्त एक्सटर्नल नोज के अंदर। अब देखें जैसे आप अंदर गए, नेजल कैविटी के अंदर गए, तो देखें आपका ये इसका जो फ्लोर बन रहा है आपके नेजल कैविटी का, वो है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट इज फॉर्मिंग दी फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। आप फ्लोर को देखें, आप पहले ये फ्लोर है। अब अगर आप फ्लोर को देखें तो फ्लोर है हार्ड पैलेट, और ये हार्ड पैलेट यहां पे देखें। हार्ड पैलेट के अंदर आप यहां पे देखोगे कि हार्ड पैलेट के तकरीबन कोई 90% पोर्शन इज फॉर्म्ड हियर बाय द पैलेटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिली। ये दो पैलेटल प्रोसेसेस हैं जो इन एल्वियुलर प्रोसेसेस से इमर्ज होंगे, और एल्वियुलर प्रोसेसेस मींस इस जा से इमर्ज होंगे और वो हॉरिजॉन्टली आएंगे और आपस में मिड लाइन में आके ज्वाइन हो जाएंगे, बन जाएगी आपकी हार्ड पैलेट, और वो ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से जुदा कर देगी। और ये वाले कहलाते हैं पैलेटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला। और ये बना गए आपके हार्ड पैलेट की ऑलमोस्ट 90% पोर्शन। इसका मकसद है कि हार्ड पैलेट का अभी 10% पोर्शन होना बाकी है। और ये जो इस वक्त यहां पर आपने फ्यूजन की है, तो फ्यूजन करने के साथ वो सुचर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दो मैक्सिला है, इंटरमैक्सिलरी सुचर। तो ये इंटरमैक्सिलरी सुचर क्रिएट हो गया आपका यहां, अंडरस्टैंड। तो ये आपका इंटरमैक्सिलरी सुचर है। तो दिस इज नाउ इंटरमैक्सिलरी सुचर, ठीक है, ये इंटरमैक्सिलरी सुचर है। लेकिन अभी 10% तो पोर्शन अभी बाकी है। अब 10% पोर्शन कौन बनाने वाला है? ये बनाने वाला है पैलेटाइन बोन। ये पोस्टीरियर 10% पार्ट ऑफ योर हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन बोन। और वो पैलेटाइन बोन इस वक्त यहां पर आपको, अगर इस तरीके से आप यहां पे हैं, तो ये पैलेटाइन बोन की ये प्लेटें जो हैं, इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटाइन बोन। क्योंकि याद है आपको, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेट्स पैलेटाइन बोन की हैं ऐसे, तो इसके साइडों से उठी हुई थी परपेंडिकुलर प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन, जिन्होंने बनाया था मीडियल वॉल ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। तो ये है क्या? ये है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन एक तरफ से और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन दूसरी तरफ से आपस में जुड़ के 10% पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट बना गई। और इसके साथ यहां पर आपको एक फिर सुचर मिलेगा, इंटरपैलेटाइन सुचर। और ये इंटरपैलेटाइन सुचर जहां खत्म होगा यहां पर, तो यहां पर आपको एक प्रोजेक्शन, थोड़ी सी पॉइंटेड एक प्रोजेक्शन मिलेगी, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। और ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है, ये ऑलमोस्ट पोस्टीरियर नेजल स्पाइन आपको यहां यूं समझ लो कि एक तरह से अनाउंस करेगा कि हार्ड पैलेट का यहां खात्मा है। एक्चुअली सिर्फ हार्ड पैलेट का खात्मा नहीं है, ओरल कैविटी का भी इधर ही खात्मा है। और ओरल कैविटी का नहीं, नेजल कैविटी का खात्मा भी यहां पर है। हालांकि इसके बाद अभी भी चेंबर है, लेकिन फिर उस चेंबर का नाम फेरेंक्स होगा, ओरल कैविटी या नेजल कैविटी नहीं होगा। अगर नेजल कैविटी के पीछे वो चेंबर है
जहां हार्ड पैलेट खत्म है, अभी पैलेट है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहेंगे, तो सॉफ्ट पैलेट इज अ पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। तो सॉफ्ट पैलेट अगर पार्ट ऑफ फेरिंग्स है तो इसका मकसद ये हो गया कि आप जिस चेंबर में मौजूद हो वो नेजोफेरिंग्स तो हो सकता है, नेजल कैविटी नहीं, या उससे नीचे अगर आप हैं तो आप ओरोफेरिंग्स में तो हो सकते हैं, ओरल कैविटी में नहीं। तो जहां ये जो चीज है इसको हम कहते हैं क्या, पैलेटाइन बोन है और ये इंटरपैलेटाइन सुचर है। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो 10% है ये सिर्फ दो पैलेटाइन बोन तो नहीं जुड़े हुए, ये तो पैलेटल प्रोसेस और पैलेटाइन बोन भी जुड़ा हुआ है, फिर तो उसके अंदर भी सुचर होगा, पैलेटोमैक्सिलरी सुचर, ये पैलेटोमैक्सिलरी सुचर, दिस इज नाउ पैलेटोमैक्सिलरी सुचर। अगर ये पैलेटोमैक्सिलरी सुचर है, क्योंकि अपनी साइड का पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन आपस में भी तो सुचर बनाएंगे ना, तो आपस में भी उनका सुचर है, और दो पैलेटल प्रोसेसेस का भी सुचर है, दो पैलेटाइन का भी सुचर है। तो इसका मकसद है कि ये सुचर आपको ऑलमोस्ट इस तरीके से यहां पर मिलेगा, ये आप यहां पे देखेंगे अगर पैलेट को ऐसे, तो सुचर तो ये भी है, और उसके बाद ये जो आप 10% देख रहे थे सुचर यहां भी है, तो ये इस तरीके से यहां पर आपको, तो इसका मकसद है कि ये जो सुचर होगा दिस इज इंटरमैक्सिलरी, और ये जो होगा वो इंटरपैलेटाइन, तो ये होगा पैलेटोमैक्सिलरी। तो ये जो सुचर इस वक्त यहां पे इस तरीके से क्रिएट हो गया है ना, इसको हम क्रूसीफॉर्म सुचर भी कहते हैं, क्रॉस लाइक सलीब की तरह, जिसका जी क्रूसीफॉर्म सुचर। और ये जो पूरा पैलेट आप देख रहे हो ये आगे चल के एम्ब्रियोलॉजी में भी थोड़ा सा यहां आप देखेंगे इसको, कि ये जो पैलेट है इस वक्त है, इस पैलेट में जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये जो मोस्ट इंटीरियर कोई मुश्किल से कोई 5% या इससे भी कम, ये जो पोर्शन है जो एक डिप्रेस्ड एरिया की तरह आपको मिलेगा, डिप्रेस्ड एरिया की मींस जस्ट पोस्टीरियर टू द सेंट्रल इंसाइसर्स, ये छोटा सा एरिया डिप्रेस्ड एरिया, इसको हम यहां पे कहते हैं द इंसाइसिव फोसा। ये वो चीज है जो एक्चुअली पैलेट के नाम पे सबसे पहले डेवलप होती है, इसको हम प्राइमरी पैलेट भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी पैलेट। इसकी डेवलपमेंट किसी और जगह से होगी, किसी और जगह से, मकसद ये है कि फ्रॉम समथिंग एल्स, वो जब आप डेवलपमेंट दिखाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये कहीं और से। इसका मकसद है कि बाकी जो पैलेट बनी है ना आपकी, ये वाली, ये आएगी मैक्सिला से, माने इसका मकसद है कि ये जो 5% हिस्सा है डेवलपमेंटली कहीं और से आएगा, अभी उसको नहीं कहेंगे, अभी हम उसको सिर्फ कहेंगे प्राइमरी पैलेट, ये इज प्राइमरी पैलेट एम्ब्रियोलॉजिकली। रेस्ट ऑफ द पैलेट जो बताई ना आपको 90% से ज्यादा, जो आप यानी ये 5% प्राइमरी पैलेट और ये बाकी जो 95% है ये सेकेंडरी पैलेट है। तो सेकेंडरी पैलेट इज फॉर्म्ड हियर मोस्टली बाय द पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड समथिंग बाय द पैलेटाइन बोन। ये प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट के बीच में छोटा सा फोरामेन होता है। अब प्राइमरी पैलेट नहीं कहेंगे, अब उसको डिप्रेस्ड एरिया का नाम इंसाइसिव फोसा होगा, और इसके अंदर जब छोटा सा फोरामेन होगा उसका नाम होगा इंसाइसिव फोरामेन। और इस इंसाइसिव फोरामेन के अंदर जब आप सुराख में अंदर चीज डालेंगे ना अंदर, तो इट विल कम फ्रॉम द नोज, ये नोज से आएगी, और नोज में से ये जहां से आप यहां से जाएंगे तो वो नोज में से अंदर से निकलेगी, जिसका इंसाइसिव कैनाल या इंसाइसिव फोरामेन कह सकते हैं। यहां से कोई आर्टरी या यूं समझिए यहां से कोई नर्व नेजल कैविटी से ओरल कैविटी में, लेकिन पैलेट में लोअर पोर्शन में टंग तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि टंग जाहिर है पैलेट और टंग के बीच में गैप है, ओरल कैविटी है। तो इसका मकसद ये हो गया कि नेजल कैविटी से अगर कोई चाहे तो मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट तक अपनी नर्व सप्लाई पहुंचा सकता है, और अगर उस नतीजे में अगर मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी यानी वेस्टिब्यूल वाली एरिया में अगर कोई आर्टरी पहुंचाना चाहे तो पैलेट से जा सकती है। तो आने जाने का रास्ता कौन है? इंसाइसिव फोरामेन या इंसाइसिव कैनाल। तो आर्टरी देखेंगे नेजल कैविटी से किसी आर्टरी का आना, कहां? नेजल कैविटी से किसी आर्टरी का पैलेट के आगे के हिस्से तक, या फिर कोई आर्टरी यहां से फ्रॉम दैट फोरामेन टू द नेजल कैविटी भी जा सकती है। अब अगर यहां जा सकती है तो इसका मकसद है कि पैलेट के पीछे के हिस्सों में क्या होगा? पैलेट के पीछे के हिस्सों में आपको दो छोटे से फोरामेना दिखाए थे, एक बड़ा सा नाम था इसका ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन और दूसरे का नाम था लेसर पैलेटाइन फोरामेन। तो लेसर और ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन भी आपने यहां पे देखे हुए हैं। ये तो बहरहाल नेजल कैविटी के साथ इनका वास्ता नहीं है, लेकिन ये पैलेट में बता रहा हूं आप। तो पैलेट जब आप फ्लोर, अब इस वक्त यहां पर आसान जहां इसलिए लग रहा है कि ओरल कैविटी से पैलेट को स्टडी करना आसान है, लेकिन इसी पैलेट के नेजल साइड को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। अंदर आप इस तरीके से यहां पे जाएंगे, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहां पर,
इसलिए यहां पहले बता दिया कि जो चीजें तुम्हें जहां नजर आ रही हैं ओरल केविटी में, यही चीजें फिर नेजल केविटी में भी वही बोन्स होंगे, पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड परपेंडिकुलर प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। और जब आज आ न जाए आपका पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, और ऐसा ही ये जो दो मैक्सिला आपस में जुड़ते हैं तो यहां पर एंटीरियर नेजल स्पाइन होता है। माने इसका मकसद है कि एंटीरियर नेजल स्पाइन अनाउंस करेगा कि नेजल केविटी शुरू है आपकी, और पोस्टीरियर नेजल स्पाइन बताएगा कि नेजल केविटी एंड है। और ये सारी ट्रेवलिंग जो होगी आपकी वो फ्लोर ऑफ दी नेजल केविटी कहलाएगी। और फ्लोर ऑफ नेजल केविटी आप देखें दोबारा यहां, ये फ्लोर ऑफ नेजल केविटी है। यहां से आपने देखा कि ये देखें, ये चीज, ये सारी पूरी जो आप यहां पे आगे ले रहे हैं, ये क्या है? पैलेटल प्रोसेस ऑफ, ये देखें पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और आखिर में ये है क्या? पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ, जिसका हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। और आगे से ये देखा क्या? ये आपने इंसाइसिव कैनाल जो आपके नेजल केविटी में लेके जाएगा यहां से, क्योंकि पीछे यहां पर आपको पता है कि बैक में थी ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, तो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से आती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, वो पूरे पैलेट को सप्लाई करके आखिर में उसकी छोटी सी ब्रांच इंटर हो जाएगी कहां? नेजल केविटी के वेस्टिब्यूल में। या आप नेजल केविटी से कोई बड़ी सी नर्व लेके आए हैं, वो इस इंसाइसिव कैनाल से आके फिर सप्लाई करेगी किसको? आगे थोड़ा सा जो पोर्शन है पैलेट का इंसाइसिव फोसा वाला, दैट विल बी सप्लाइड बाय दिस नर्व। तो नर्व का आना जाना और आर्टरियों का आना जाना यहां लगा रहता है। अंडरस्टूड? फ्रॉम ओरल केविटी, क्योंकि ये पार्टीशन यहां पर आपने, ये हुआ आपका फ्लोर। अब फ्लोर को देख के आप आ जाएं आप रूफ में, ताकि फ्रॉम इंफीरियरली और सुपीरियरली आप पैक हो जाएं। इंटीरियरली नॉस्ट्रिल्स हैं तो पोस्टीरियरली भी नेजल अपर्चर्स होंगे, जाहिर है। तो 4 बाउंड्रियां हो जाएंगी। फिर आपको करना सिर्फ क्या है? फिर आपको सिर्फ लेटरल साइड से बांधना है, वो सिमेट्रिकल होगा, और बीच में पार्टीशन देनी है, वो आपकी मिडिल वॉल हो जाएगी। लेकिन देखें यहां पर आप इसका रूफ देखें। अब रूफ अगर यहां पर आप देखोगे तो आप देखें कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट आप ऊपर से हो रहे हैं, यहां से, इधर से, यहां से आपका रूफ स्टार्ट है। सबसे पहले क्या? बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड के ऊपर क्या है? बॉडी ऑफ स्फेनॉइड के अंदर साइनस होता है, स्फेनोइडल साइनस, और इसके ऊपर यहां मौजूद होता है सेला टर्सी का। याद करें आप, इस जगह पे लगा होता है आपका पिट्यूटरी फोसा, ये पिट्यूटरी फोसा, यहाँ पे फिजियल फोसा यहाँ पे। इसका मकसद है कि पहला रूफ का जो हिस्सा बना रहा है वो स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन ज़ाहिर है एक सॉलिड बोन है, उसके अंदर मौजूद है फिर साइनस। वो ज़ाहिर है साइनस है तो उसकी ओपनिंग भी होगी, और ओपनिंग खुलेगी कहीं ना कहीं आके नेजल केविटी में, क्योंकि एयर वहीं से जाएगी। अब यहां से ये देखो, मामला यहां खत्म नहीं हुआ, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका आ जाएगा, फिर देखें आप खुद ही यहां से देख सकते हो, इट विल बी, देखिए यहां से ऊपर से भी अगर आप देखना चाहें तो, अगर बात कर रहे थे आप स्फेनॉइड बोन की और पिट्यूटरी फोसा की, तो वो ये है। माने इसके ठीक नीचे होगा क्या? फ्लोर ऑफ, रूफ ऑफ द नेजल केविटी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो स्फेनॉइड जैसे खत्म हो जाएगा, आ जाएगी आपकी क्रीबरीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। माने इसका मकसद है कि आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड बोन दैट इज फॉर्मिंग योर रूफ ऑफ योर नेजल केविटी इज दिस। और ये देख रहे हो आप क्रिस्टा गैली, क्योंकि आप एक साइड से देख रहे हैं, और ये बना रहा है रूफ। और यही वो रूफ है जहां से आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो इमर्ज होके फिर आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा में चली जाती हैं, और दे विल एंड अप हियर इनटू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। चले, यहां तक मामला खत्म नहीं हुआ। अब चौथा बोन जो आ रहा है वो ये है फ्रंटल बोन। ये देखिए यहां से क्रीबरीफॉर्म प्लेट, ये आपका स्फेनॉइड, ये क्रीबरीफॉर्म प्लेट, और ये नेजल बोन। ये बिल्कुल स्लोपिंग है। इसे फ्लोर इतना बड़ा नहीं है। फ्लोर आपको देखिए, फ्लोर दोनों की आपको लेंथ दिखा दे, फ्लोर आपका इतना है, लेकिन आपका रूफ जो है वो बहुत बड़ा है और कर्व्ड है। यहां से आप पहले देखें स्फेनॉइड बोन, फिर उसके बाद इथमॉइड, और उसके बाद आप देखें ये फ्रंटल, और फ्रंटल सख्त है इस वजह से उसके अंदर साइनस है, फ्रंटल साइनस। और फ्रंटल जैसे ही खत्म हो गया फिर नेजल बोन्स। ये पूरा का पूरा रूफ बना। अब कैसे? जैसे यहां पे देखें, अब इसका मकसद ये हो गया कि ये बनाया किसने? फ्रंटल ने। वो फ्रंटल में देखें फिर साइनस, और अगर फ्रंटल में साइनस है तो ये साइनस भी कहीं ना कहीं नेजल केविटी में खुलेगा, जैसे खुला है स्फेनॉइडल एयर साइनस। ये सारे साइनसेस नेजल केविटी के अंदर खुलते हैं। और ये यहां पर, और उसके बाद आखिरी बोन जो है ये नेजल बोन। अब आप ये देखें, ये नेजल बोन,
ये देखिए आप, ये पूरा जितना मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये सारा का सारा टोटल यहां से जो स्टार्ट किया आपने, ऑल दिस इज नाउ द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। इसमें से 4 बोन्स होंगे, वो 4 में तकरीबन ये समझ लो 3 बोन्स के अंदर तो साइनसेस हैं। इथमॉइड है तो इथमॉइडल साइनस, स्फेनॉइड है तो स्फेनॉइडल, फ्रंटल है तो फ्रंटल साइनस, उसके बाद जो चौथा साइनस है वैसे वो मैक्सिलरी है, वो लेटरल वाल में होता है। तो ये आपके ये पूरा जितना भी इस वक्त यहां पे डार्क किया ना, यहां पर ये चारों ही यहां तक, ये 4 बोन्स आप देखें। और उसके बाद आप देखें अपना फ्लोर कितना है छोटा, फ्लोर इतना है, ये रूफ एंड फ्लोर है। अब देखिए रूफ भी देख लिया, फ्लोर भी देख लिया, दो तरफ से आपने एंटीरियर नेजल अपर्चर्स, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स भी देख लिया। अब इसके बीच में हम डाल रहे हैं सेप्टम। अब अगर सेप्टम आप डालेंगे तो एक्सटर्नल नोज वाला जो पोर्शन है वो तो सेप्टल कार्टिलेज है, लेकिन बाकी जो सेप्टम है उस सेप्टम का बड़ा हिस्सा ये जिसको हम कहते हैं यहां पर, ये जो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस बोन, और उस बोन का नाम है वुमर बोन। ये आप देखें, वुमर बोन आपके पूरे पैलेट पर लाया करता है। आप जब पूरे पैलेट पे लाया करता है तो बस अकेला काफी है ना, ये तो भाई जब पूरे पैलेट पे लाया करेगा, और अगर ऐसे ही ऊपर जाके पूरे रूफ पर भी लाया करा, उसने आर्टिकुलेट किया, तो बस काफी है, एक बोन से बन नहीं जाएगा सेप्टम। लेकिन ऐसा नहीं करता, क्योंकि जब वो ये रूफ पे अटैच होने के लिए गया तो आप देखें कि वो रूफ पे अटैच होने के लिए जब गया है तो उसने सिर्फ स्फेनॉइड बोन के साथ है आर्टिकुलेशन की है सिर्फ, बस। तो ये आपका वुमर बोन है। तो जो पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट है वुमर बोन, क्या उससे हमारा सेप्टम, बोनी पार्ट ऑफ सेप्टम का कवर हो जाएगा? नहीं, सेप्टल कार्टिलेज और इस वुमर बोन के बीच में ये जगह रह जाएगी। इस जगह को भरने के लिए अब कौन सा बोन आएगा भाई? जब स्फेनॉइड के बाद की बात आ रही है तो कौन आएगा फिर? ज़ाहिर इथमॉइड आएगा, और इथमॉइड के ऊपर से एक क्रेस्ट आएगी, बिल्कुल ऐसे ही आएगी जैसे 2 इथमॉइड के बीच में ऊपर चली गई थी क्रेस्टा गैली, वैसे यहां नीचे चली आएगी एक और क्रेस्ट या एक और प्लेट। इस प्लेट को हम यहां पे कहते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन या वर्टिकल प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन भी कहते हैं। ये ऊपर से आ गई, ये जब ऊपर से आ गई तो ये जो गैप आ गया था ना किसके अंदर, वुमर और सेप्टल कार्टिलेज के अंदर, उसको फिलअप कर देगी। हमारा इस वक्त सेप्टम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस इज द सेप्टम, और इस सेप्टम को यहां पे कहते हैं नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम के 3 कंपोनेंट्स हो गए, एक सेप्टल कार्टिलेज और 2 ये हैं, उसमें से एक है वुमर बोन जो सेपरेट बोन है, और दूसरा जो अभी आपको ऊपर से आते हुए दिखाया है ये है वर्टिकल प्लेट और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। ये इस बिल्कुल एक लाइन में होती है ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे विद द क्रिस्टा गैली। यूं समझ लो कि ये प्लेट ऊपर निकल गई तो क्रिस्टा गैली हो जाएगी, ऊपर मींस इन द क्रेनियल कैविटी अगर चली गई तो दैट विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन है और यहां एक सेप्टम क्रिएट हो गया, इसका नाम है नेजल सेप्टम। अब ये जो नेजल सेप्टम है यहां पर, इसको जब आप देखेंगे ना तो अंदर मैंने बताया जैसे आप अंदर स्किन के अंदर चले गए तो वेस्टिब्यूल आपको नजर मिला। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो कार्टिलेज जैसे आ जाएगा तो ये म्यूकोजा क्रिएट हो गया अब, और म्यूकोजा जैसे क्रिएट होगा तो म्यूकोजा कार्टिलेज के साथ और उसके बाद बोन के साथ बिल्कुल एडहेरेंट होता है, उसके पेरियोस्टियम के और पेरिकॉन्ड्रियम के साथ वो एडहेरेंट होता है। म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं उसको, या म्यूकोपेरियोस्टियम। दे आर टू मच एडहेरेंट विद देम, बट अंडरलाइंग ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स हैं, हर चीज़ है, म्यूकोजा है और म्यूकस सीक्रेशन है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और उसके ऊपर जो एपिथेलियम चढ़ा हुआ है वो सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। और ये सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फिर सिर्फ नेजल म्यूकोजा में नहीं बल्कि आगे से रिस्पायरेटरी, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सूडोस्ट्रेटिफाइड। जब आप इसको देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो उसके जो न्यूक्लियाई होंगे वो एक रो में नहीं होंगे, हालांकि सेल सारे के सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रुके रहेंगे, पर उनके जो न्यूक्लियाई होंगे उन मल्टीपल रोज में होते हैं, इसलिए वो लुक देता है स्ट्रेटिफाइड का, हालांकि होता नहीं है स्ट्रेटिफाइड। और यार एटाल होते हैं तो कॉलमनर, और उनके ऊपर सीलिया भी होते हैं, और सीलिया ज़ाहिर है प्रोटेक्टिव है, म्यूकस सिक्रीशन देते हैं। तो म्यूकस, और जब सीलिया होंगे तो म्यूकस उसमें अंदर फंसा हुआ होगा, और जैसे डस्ट जाएगा तो डस्ट उनको ट्रैप कर देगा, और ट्रैप ही नहीं करेगा, वहाँ से इरिटेशन करेगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएगा, वो बाहर निकल आएंगे।
और ये सिर्फ स्टेडिफाइड सिलेटर कॉलमनर एपिथेलियम सिर्फ यहाँ नेजल में नहीं होता, पीछे भी जाएंगे जब आप फेरिंक्स वगैरह में या इवन नेजल में, फिर ब्रोंकाई के अंदर ट्रेकिया, ये वहां पर भी आपको इसी किस्म का, इसलिए इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, प्रोटेक्टिव होता है। अब यहां ये तो आप यहां पे देखें कि इस जगह से आपने मीडियल वाल तो बनाई, ये जगह ये जो सेप्टम आप देख रहे हो, ये सेप्टम वन वे आदि अदर डिफ्लेक्टेड हो सकता है। अगर ये डिफ्लेक्टेड हो गया तो हम इसको कहते हैं डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम या डीएनएस कहते हैं। तो आप देखें ब्रिज आपकी जो है वो सेंटर में नहीं होगी, ब्रिज विल नॉट बी इन द मिडिल, ये ऐसे टर्न होगी। तो उसका मकसद ये है कि जब बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए आपको, और ऑब्स्ट्रक्शन और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉब्लम्स हो, तो फिर क्या करते हैं, ये जो बीच का हिस्सा है ना इसका, जैसे आप अंदर से आप जैसे नेजल कैविटी में जाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन किसको रिमूव करें, बोन को नहीं करेंगे रिमूव, सेप्टम को। और सेप्टम में भी क्या, वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन है, जैसे ये है इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो वो सबसे ज्यादा जो कॉन्वेक्स पोर्शन होगा वही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट ज्यादा करेगा ना। फिर ये क्या करते हैं, फिर यहां से म्यूकोजा उतारेंगे, और म्यूकोजा उतारने के बाद यहां से ये टुकड़ा जो है ना, यहां से ये टुकड़ा काट देंगे, सबसे ज्यादा कॉन्वेक्स वाला। म्यूकोजा उतार के, सब म्यूकोजा हटा के यहां से, यानी म्यूकोजा उसको उठा के, ये आपको जो जैसे नजर आ गया कार्टिलेज, एक टुकड़ा कार्टिलेज का यहां से ऐसे काट देंगे तो कॉन्वेक्सिटी खत्म हो जाएगी। और कॉन्वेक्सिटी खत्म हो जाएगी, म्यूकोजा फिर चढ़ा देंगे, चढ़ा के नेजल पैकिंग कर देंगे, 2-4 दिन के अंदर वो रीजनरेट हो जाएगी। तो आप कहेंगे उस जगह जो मैं हाथ पकड़ूंगा वो तो सॉफ्ट होगा, फिर तो भाई भले सॉफ्ट हो, कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन तो खत्म हो गई ना आपकी। इसको हम कहते हैं एसएमआर ऑपरेशन, सबम्यूकोजल रिसेक्शन। ये डीएनएस के साथ ये इस तरीके से हाल करते हैं। अब देखिए ये ऊपर क्या ब्रिज कोलैप्स हो गई क्या, नहीं। और वो जिस फाउंडेशन के साथ ये आर्टिकुलेट कर रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स, क्या ये कोलैप्स होंगे, नहीं। नोज की शेप आपकी खराब नहीं होगी, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो जाएगी। अब देखिए ये सर्जिकली ये रिकर नहीं होता है, रिकर एक्चुअली ये तो रिकर नहीं होगा, रिकर होता है जब हम काटरी करते हैं, जब वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी को इस तरीके से यहाँ पर वहाँ पर ख़त्म करते हैं, यानी जला देते हैं एक तरह से, वो रिकर हो जाती है। अब ज़ाहिर म्यूकोजा दोबारा आ जाता है। अगर एलर्जी है, हाइपरट्रॉफी है, अगर आप ख्याल नहीं करते हो, एयर ज़्यादा स्ट्राइक करती है तो वो रिकर हो जाता है। यही रिकरेंसी तो होती है जिसकी वजह से फिर जो दूसरी दफ़ा या तीसरी 4 दफ़ा काटरी करने के बाद बिलाखिर इस ऑपरेशन तक पहुँच जाते हैं, फिर कहते हैं ये करते हैं, फिर ये रिकर नहीं होगा, फिर ये कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। उमूमन हम देखेंगे ये उमूमन जो स्नफिंग करते हैं, जो कोकेन वगैरह स्नफिंग करते हैं, क्योंकि कोकेन बहुत ही पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर भी है, एक्चुअली वो एनेस्थेटिक भी है और वेजो कंस्ट्रिक्टर भी है। ये उमूमन ईएनटी ऑपरेशन में इस्तेमाल भी होता रहा है कोकेन बहुत अरसे तक, अब तो नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ पर वो जो कोकेन स्नफिंग करते हैं उनकी इतनी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इतनी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होते होते नेक्रोटिक हो जाते हैं, वो नेक्रोटिक होते होते वो टिश्यू खत्म हो जाता है और उसमें सुराख हो जाता है। न्यूज में अगर यहाँ नेजल सेप्टम में कहीं सुराख नजर आ जाए ना, समझ लेना ये कोकेन एडिक्ट है, तो इस जगह पे सुराख हो जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो ये आपका नेजल सेप्टम है। नेजल सेप्टम पे काफ़ी आपको ईएनटी में मिलेंगे केसेस। और ये पूरा जो आपका नेजल सेप्टम है उसके ये पार्ट्स हैं, यहाँ पर रूफ हमने देख लिया, फ्लोर देख लिया। अब यहां पर आप देखें इसका लेटरल वाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो इस वक्त यहां पे देख रहे हो, ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये परपेंडिकुलर प्लेट या वर्टिकल प्लेट है, और ये वो मरबोन है, जो ये सेप्टम है आपका, यानी मीडियल वाल ऑफ द नेजल कैविटी एक तरह से। और ये हम देख रहे हैं यहां लेटरल वाल ऑफ नेजल कैविटी। अब इसमें भी इतना, इसको ज्यादा देखें, इसको यहां पे देखिए चलिए। अब अगर ये देखिए ब्लू तो जो होगा वो दिस इज सेप्टल कार्टिलेज, आप देखें ये है क्या फ्लोर, और यहां ये दो अलग अलग बोन देख रहे हैं, ये स्फेनाइड बोन, फिर इथमोइड, फिर फ्रंटल, फिर नेजल, ये इसका रूफ है, ये इसका फ्लोर है। यहां से हम अगर देख रहे हैं तो हमने रिमूव क्या किया है, नेजल सेप्टम हमने रिमूव कर दिया है, इस वक्त लेटरल वाल देख रहे हैं, ठीक है। ये यहां से इसी तरीके से यहां से ये ऐसे टर्न ऐसे किया, nasal septum remove, and now you are looking the inner aspect of lateral wall of nasal cavity। ये देख रहे हैं क्या, lateral wall of nasal cavity। तो lateral wall of nasal cavity यहां पर आपको नजर आ रही है। और आप अगर ट्रेवल करेंगे तो वेरियस बोन्स आपको यहां पर आपको समझ में आएंगे। यहां पर जैसे जैसे आप अंदर चले गए ना यहां से, तो आप देखेंगे कि ये अगर पीछे से आप आते हैं तो पीछे से जो लास्ट बोन था, पीछे से जो लास्ट बोन है ये है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट,
जो आखिरी बोन था दैट वाज, इसका मकसद ये हो गया कि इंफीरियरली तो नेजल स्पाइन ने आपको बताया, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन ने, कि नेजल कैविटी खत्म, और ये जो पैलेटाइन बोन के पोस्टीरियर एजेस हैं इन्होंने बताया कि नेजल कैविटी खत्म है। सुपीरियरली किसने बताया होगा? जाहिर है स्फेनॉइड बोन के अंडर सरफेस ने, और उसके साथ साथ फिर किसने, फिर बीच में क्योंकि पार्टीशन हो गया है तो वुमर बोन ने, पीछे कौन अटैच था? पीछे नेजल सेप्टम की कौन सी चीज है जो देख पाएंगे आप? जाहिर है वुमर बोन, तो वुमर बोन ने। लेकिन मीडियली कौन बताएगा? मीडियल टेरिगॉइड प्लेट का पोस्टीरियर बॉर्डर। यानी इसका मकसद ये कि लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी का सबसे पीछे वाला 5% है कौन? समझ लो 10% चलो, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। तो ये देखेंगे मीडियल टेरिगॉइड प्लेट पीछे से अगर आप आते हैं तो, और मीडियल टेरिगॉइड प्लेट में नीचे आपने देखा था, याद करें, टेरिगॉइड हेमिलस, ये टेरिगॉइड हेमिलस। चलो ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, थोड़ा आ गया हो 10% और ऐड होगा, अब की बार होगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, और ये ब्लू कलर की देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर, ये आखिरी 10% क्या था? हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन थी ना, जो रूफ बना रहा था, फ्लोर बना रहा था नेजल कैविटी का, उसी पे खड़ा है ये कौन? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। और याद करें उसके टॉप पर एक छोटा सा सुराख था, स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। इसका मकसद है कि ये जो अभी दूसरी प्लेट मैंने बनाई है ये अगला 10% है, सेकंड लास्ट 10% ऑफ योर लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, लेटरल वॉल। और उसके टॉप पर सुराख क्या? ये स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। इसका मकसद है कि लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी से बात कर सकता है कौन? टेरिगोपैलेटाइन फोसा। टेरिगोपैलेटाइन फोसा से चीजें आ जाती है। बड़ी मेजर आर्टरी, ये समझ लो, जिसको कहते हैं दी कंटिन्यूएशन ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, जिसका नाम है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। हालांकि वो इसकी एक ब्रांच है, बहुत सारे बुक्स उसको ब्रांच लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स उसको मानते हैं कि दिस इज एक्चुअली दी मोर अ कंटिन्यूएशन ऑफ। तो ये नेजल कैविटी की मेजर सप्लाई बन जाएगी एक तरह से, ये यहां पर है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ और बोन्स आपको यहां पर नजर आएंगे, दीज विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज दी इथमॉइड बोन्स। ये जो इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का क्या था? रूफ। और उसके बाद ये है क्या? ये ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है ये क्या है? इथमॉइड बोन है। दैट इज द इथमॉइड बोन दैट इज फॉर्मिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुपीरियर वन एंड द लेटरल आल्सो इज फॉर्म ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। उसके बाद जो हिस्सा बच गया है ना आपका, ये वो मैक्सिला है। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिला। अगर आप यहां से देखें तो जब आप यहां अंदर एंटर होंगे, जैसे मेरा हाथ अंदर गया है, तो सबसे पहले कौन बना रहा है? सबसे मेजर पार्ट जाहिर है मैक्सिला, सबसे मेजर पार्ट मैक्सिला बना रहा है। और उसके साथ और मैं अंदर चला गया और तो फिर इथमॉइड है, अंदर से तो देयर विल बी इथमॉइड। और पीछे चला गया तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, और आखिर में इस मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। और हम पहुंच गए कहां पर? पोस्टीरियर नेजल अपर्चर पर। तो आप देखें ये पोस्टीरियर नेजल अपर्चर की बाउंड्रियां आपको मिल गई, अंदर से। तो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर की बाउंड्रियां, इसका मकसद है कि पोस्टीरियर नेजल अपर्चर को हम क्वाना भी कहते हैं, जिसका दी क्वाना। क्वाना मीन्स पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। और पोस्टीरियर नेजल अपर्चर की बाउंड्रियों को जिसने क्रॉस किया वो फेरेंक्स में आ गया। जैसे पोस्टीरियर नेजल अपर्चर इज द एंड ऑफ योर फेरेंक्स। अब देखें यहां से पोस्टीरियर नेजल अपर्चर को थोड़ा सा देखते हैं यहां पर। ये देखिए पीछे से, अब यहां हम पीछे खड़े हैं फेरेंक्स में। ये देखिए आप, ये है क्या? पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स। द एयर दैट वी हैव एक्चुअली ड्रॉन थ्रू द एंटीरियर नेजल अपर्चर्स हैव गॉन थ्रू द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स टू कम इनटू द फेरेंक्स। अब फेरेंक्स में अगर यहां है तो देखें ये क्या चीज थी? पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, आखिरी। और यहां पर, और ऊपर यहां से हमने क्या देखा? यहां देखा स्फेनॉइड बोन। और ये है पोस्टीरियर मार्जिन किसका? वोमर बोन का। और ये जगह होनी चाहिए क्या? ये है आपकी परपेंडिकुलर प्लेट, और ये होना चाहिए पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। और ये जो इस वक्त जहां पे सुराख देख रहे हैं, दिस इज दी
पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका लास्ट टूथ है, और यहाँ से जैसे हमने यहाँ से ट्रेवल किया पीछे तो यू हैव गॉन इनटू द नेजल कैविटी, नेजोफेरेंक्स हियर। तो ये नेजल कैविटी की एंड है, तो दिस विल बी एक्चुअली द एंड ऑफ द नेजल कैविटी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये नेजल कैविटी की एंड है, तो इसको पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स कहते हैं, आप क्वाना भी कहते हैं इसको, और ये इंटीरियर नेजल अपर्चर है। अगर आप लेटरल साइड से आए अगर, तो लेटरल जो वॉल ऑफ नेजल कैविटी है दिस इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आप जो लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी देखोगे तो ये इस तरीके से यहां पर है, ऊपर ये इथमॉइड बोन है। ये इथमॉइड बोन ऐसे नहीं है कि आप ये सीधा सीधा इथमॉइड बोन आप लेके आए। अगर मैं इस तरीके से लेके जाऊं कि भाई पहले मैक्सिला, फिर इथमॉइड बोन, फिर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन, और आखिर में, ठीक है, और आखिर में आपका मीडियल टेरिगार्ड प्लेट, और यहां से हमने देखा क्या, ये सेप्टम, ये हमारी नेजल कैविटी है। तो ये जो बोन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैक्सिला और ये प्लेटें, ये जो आप बोन्स देख रहे हो, ये ऐसे नहीं है प्लेन, इनकी सरफेस एरिया मीडियल वॉल की तरह स्ट्रेट और प्लेन नहीं है। इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज होने के लिए नेचर ने क्या किया है, इन बोन्स को डेवलपमेंट के टाइम पर इनको फोल्ड किया है। माने फोल्ड करने का मकसद है कि इसको सीधा नहीं रखा, ऐसे नहीं रखा, बनने के टाइम पर इसको ऐसे फोल्ड किया है, यानी बोन से एक प्रोजेक्शन उठाई है। जैसे ना कोई दीवार तैयार होती है, तो तैयार होने के साथ आप देखिए दीवार के साथ शेल्फ बनाए जाते हैं उसी कंक्रीट के। क्या वो बाद में बनाते हैं कि उस दौरान डिजाइन से ही बना लेते हैं? वो यूं समझ लो कि ये जो इस वक्त बोन है, ये बोन ऐसे भी बन सकता था सीधा। टाइम कब था? ये जब क्योंकि आपको पता है कि ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, तो शुरू में मेसेनकाइम इस तरीके से सेटल हो गया, और सेटल होने के टाइम पर यहां से डिजाइन कैसे किया नेचर ने, उसको सेटल होने के टाइम पर डिजाइन इस तरीके से ऐसे किया है। तो ये प्रोजेक्शंस इसकी बाहर निकल आई, तो इससे क्या हो गया, इससे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया इसका। ये जो शेल्फ बाहर निकले हुए हैं ये ऑब्लिक होते हैं, ये यानी यूं समझ लो कि दीवार पर, यूं समझ लो कि दीवार से एक तरह से शेल्फ निकले हुए होते हैं ऐसे, जैसे मैं दिखा रहा हूं ये दीवार है, ये शेल्फ निकल के आगे ऐसे, लाइक दिस विल बी सम ऑब्लिक शेल्फ, ऐसे इट विल बी लाइक दिस स्लोपिंग, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा तो नेजल कैविटी बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जो लेटरल वाल से मैंने निकाला, ये अगर मैं सेप्टम दूं ये, तो आप क्या कहते हो, नेजल कैविटी का जो ल्यूमन है क्या ओपन रहेगा कि क्लोज हो जाएगा? तो ये क्या होगा, ये ऐसे स्लोप होगा, ऐसे स्लोप। मुझे सरफेस एरिया बढ़ानी है, मुझे कोई ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना। तो ये इस तरीके से, एक काफी नहीं है, एक और, दे आर एक्चुअली स्लोपिंग लाइक दिस वन, स्लोपिंग है। इसके बीच में बाकायदा गैप होगा, स्पेस होगी, यानी समझ लो कि खासी गैप होगी। आपको कैसे पता चला कि गैप कैसी होगी? आपको फिलहाल नहीं पता चलेगा। आप क्या करें, इनको काटें यहां से। जब आप काटेंगे तो आपको नजर आएगा क्या, जिस जगह से वो निकल रहे थे उनकी फाउंडेशन, फुटहोल्ड उनका नजर आएगा, फुटप्रिंट आएगा ना नजर उसका। ये फुटप्रिंट यहां है, दूसरे का फुटप्रिंट यहां है, तो इतनी बड़ी जगह थी एक्चुअली। जैसे यहां पर आप देखें कि अगर आप ये जो इस वक्त प्रोजेक्शंस बाहर निकली हुई है ना, इनको हम कहते हैं कोंका, सुपीरियर एंड द मिडिल। सुपीरियर छोटा होता है, मिडिल उससे थोड़ा बड़ा, दीज आर कॉल्ड कोंका। तो कोंका बेसिकली किस बोन का हिस्सा है? इथमॉइड बोन का। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर कोंका, इनका क्या, ये देखें यहां से, और ये देखें इनका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नेजल कैविटी की बढ़ा है, मीडियल से तो नहीं बढ़ सकी, ना तो नीचे बढ़ सकी है, इसकी सरफेस एरिया बढ़ाएगा, और इसकी सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो जाहिर है इसके ऊपर म्यूकोजा चढ़ा हुआ होगा, और म्यूकोजा चढ़ा होगा तो ब्लड सप्लाई भी जबरदस्त होगी, और जब ब्लड सप्लाई जबरदस्त होगी तो एयर को वहां से गुजरने के साथ से काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म इसको मिलेगा, एयर वार्म हो जाएगी। वरना यहां से अगर सरफेस एरिया ना होती, ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा ना होती, तो एयर चला जाता, तो जहां थ्रोट तक पहुंचते वो वार्म ना होता, एक तो वार्म ना होता, दूसरा वो मॉइस्ट ना होता, और उसको जाहिर है वहां से गुजरने के लिए टाइम ज्यादा मिला है, और इस वजह से वो फिल्टर भी हो गया है। तो नोज का काम क्या है? एयर कंडीशनिंग इफेक्ट है नोज का काम, स्मेल सिर्फ नहीं है, एयर कंडीशनिंग इफेक्ट मींस वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग, ये सारा काम यहां पर इसका है। क्योंकि आप देखें ना, आप नोज से अगर सांस लेते हैं तो गला आपका खुश्क नहीं होता है, यही आप सांस अगर माउथ से लेते हैं तो आपका गला खुश्क हो जाता है, क्योंकि यहां पर ह्यूमिडिफिकेशन का जो रोल है वो माउथ नहीं कर सकता। माउथ में भले आपकी सलाइवा पड़ी हो,
थोड़ा बहुत वार्म तो चलो हो जाएगा, लेकिन इतना वार्म भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है नोज के अंदर बहुत ज़बरदस्त ब्लड सप्लाई है। तो जहां से ये इनको कोंका कहते हैं, सुपीरियर कोंका, इंफीरियर कोंका है। लेकिन आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो मैंने बताया कि ये किस बोन के हिस्से हैं, ये बोन के हिस्से हैं, इथमॉइड बोन के हिस्से। और इथमॉइड बोन के बाद जब नीचे आ जाएंगे तो आखिरी बड़ा बोन कौन है, मैक्सिला। फिर आप जो ये देखोगे, ये आखिरी कोंका जो सबसे बड़ा है, इसको हम इंफीरियर कोंका भी कहते हैं, इंफीरियर कोंका या इंफीरियर टर्बिनेट, ये सबसे बड़ा है। लेकिन ये सेपरेट बोन है, ये मैक्सिला का हिस्सा नहीं है, ये दिस इज अ सेपरेट बोन। ये बोन आप यहां से तोड़ सकते हो ऐसे, क्योंकि ये आर्टिकुलेटेड है यहां पर फाइब्रस जॉइंट के थ्रू। दिस इज अनदर बोन। तो ये आपका जो बड़ा सा देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या, सुपीरियर इंफीरियर टर्बिनेट। जब आप ऊपर नीचे से अगर आप इंटीरियर नेजल जैसे आप एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो जो सबसे पहले जो आपको टर्बिनेट नजर आएगा, दिस विल बी द इंफीरियर टर्बिनेट। और इस पर एयर ज्यादा स्ट्राइक करती है, और इसके ऊपर चढ़ा हुआ म्यूकोसा, उसकी हाइपरट्रॉफी ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहले मुकाबला बाहर की एयर का कौन करता है, जाहिर है इंफीरियर टर्बिनेट। तो दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर टर्बिनेट या इंफीरियर कोंका। तो इंफीरियर कोंका आप इस तरीके से देखते हो। अगर आप इनको यहां से काटे ना, यहां से, इनको तो काटना नहीं है, इनको तो निकालना है यहां पे, क्योंकि जो आर्टिकुलेशन है, लेकिन इसको आपको काटना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द बोन। तो ये इसको यहां से इस तरीके से कट लगाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर इसको हम कहते हैं, अगर इनको आप कट लगाएंगे तो ये कोंका तो है, हर कोंका के नीचे एक स्पेस भी तो होगी ना, जाहिर है। क्योंकि अगर आप यहां से इसको देखें, ये अगर मैं इसको ऊपर म्यूकोसा चढ़ा हूं ऐसे, तो ये कोंका जहां से लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है, इसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगी। ऐसे स्पेसेस को हम कहते हैं मिएटस। इसका आदि मिएटस, यानी सुपीरियर जो कोंका है, इसके नीचे जो स्पेस होगी, यानी जब तक मिडिल ना आ जाए, सुपीरियर मिएटस। मिडिल मिएटस, जो मिडिल कोंका है, इसके नीचे जो स्पेस होगी, जब तक इंफीरियर ना आ जाए, मिडिल मिएटस। और जो इंफीरियर कोंका के नीचे स्पेस होगी, जब तक पैलेट ना आ जाए, इंफीरियर मिएटस। तो आप कहेंगे सर ये सुपीरियर जो कोंका है, इसके ऊपर भी तो स्पेस है, इसको मिएटस नहीं कहते। अगर इसके सुपीरियर स्पेस है, तो मैं सुपीरियर स्पेस पे जब मैं यहां हाथ घुमाऊं, तो मुझे कौन सा बोन मिलेगा यहां पर, फ्रंटल तो बहुत आगे, ऑफ, और पीछे आऊं तो स्फेनॉइड बोन। इसलिए इस स्पेस का नाम ही पड़ गया है स्फेनोइथमॉइडल रिसेस। दिस इज कॉल्ड स्फेनोइथमॉइडल रिसेस। तो एक स्फेनोइथमॉइडल रिसेस है और 3 मिएटसेस हैं, और ये सारे के सारे मिएटसेस आगे जाके, ये जो एक्सटर्नल नोज है, जो नोज का हिस्सा है, आगे वाला फ्रंटल का हिस्सा, सारे इसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दिस विल बी लाइक दिस। अब आप यहां पे देखें कि इनको अगर आप हटाएंगे तो इनको इस तरीके से आप देखेंगे। इनको अगर काट के हटाते हैं, ये देखें आप यहां से, ये इधर कोंका कहां का जी, काटे हैं इससे, ये देखें, ये कट सरफेस देख रहे हैं आप, और ये कट सरफेस देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में स्पेस है ना, ये है सुपीरियर मिएटस। इसके और इसके बीच में कितनी बड़ी स्पेस है, ये है क्या, मिडिल मिएटस, और इसके नीचे इंफीरियर मिएटस। लेकिन ये भी तो है ना, ठीक है, ये स्फेनोइथमॉइडल रिसेस। ये रिसेस, 3 मिएटसेस, ये सभी आके खुलते हैं इसमें, इसको एट्रियम भी कहते हैं कभी कभी। और यहां से एयर आ, ठीक है, एयर ऐसे जब जाएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होती है। तो एयर विल कम थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड विल कम, ये जो आप डिप्रेस ये एरिया देख रहे हो, ये वेस्टिब्यूल है, यहां से ऐसे एंटर होगा। तो वेस्टिब्यूल से जब एयर एंटर होती है, तो यहां एट्रियम में एंटर होती है, और एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इनटू 4 स्पेसेस, एंड ऑल द स्पेसेस आर लाइंग अंडर देयर, अंडर द कोंका है। तो 3 जो मिएटसेस हैं अंडर द कोंका है, और एक जो रिसेस है वो जाहिर है ऊपर है। और इन्हीं के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स मिलेंगे आपको, लेटरल वॉल ऑफ द नेजल। तो लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी के अंदर 3 कोंका बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर, अंडरस्टैंड। सो दीज आर दी कोंका एंड दीज आर सम मिएटसेस। और इन मिएटसेस के अंदर सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जो आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको देखा है कि आपने लेटरल वॉल बनाया, मीडियल वॉल बनाया, रूफ बना दिया, फ्लोर बनाया है, इंटीरियर पोर्शन। तो आप एक नेजल कैविटी के अंदर बैठे हुए हैं, और जब आप नेजल कैविटी के अंदर बैठे हुए हैं, तो खासतौर पर लेटरल वॉल के अंदर आपने ये कोंका वगैरह देखें, और ये ऐसे स्लोपिंग है, ऐसे नहीं है खुले हुए बिल्कुल कोई इस तरीके से। ऐसे अगर ऐसे सीधे होते, अगर ऐसे शेल्फ सीधे सीधे ऐसे होते 90 डिग्री पे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन करके नेजल कैविटी बंद कर देते। ये वो ऐसे स्लोपिंग होती है। हमें सरफेस एरिया बढ़ानी है, और सरफेस एरिया को बढ़ा के हमने यहाँ किया। और इन सुराखों में जो जो जगह मिएटस है, और मिएटस के अंदर मुख्तलिफ जो लैंडमार्क्स हैं, यहाँ पर अंदर सुराख हैं,
और ये सुराख हमें गाइड करते हैं उन बोन्स के अंदर मौजूद साइनसेस के। वो जो साइनसेस हैं वो उसमें आपने देख लिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइनसेस। ये इसको हम कहते हैं यहाँ पे पैरानेजल साइनसेस। ये करेंगे हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में, और इसके साथ में बताऊंगा कि इसको नोज़ को, नेज़ल कैविटी को हम डिवाइड कैसे करते हैं, और नेज़ल कैविटी को डिवाइड करते हैं ताकि उनकी ब्लड सप्लाई वगैरह आगे हमें समझ में आ जाए। वो हम ब्लड सप्लाई एक साथ ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझा देंगे कि इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा और कैसे ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और कौन कौन सी एरिया किस किस आर्टरी और नर्व के रेंज में आएगी, ये भी, और उसके साथ साथ पैरानेजल साइनसेस भी, क्योंकि वो भी नोज़ के साथ ही समझ में आएंगे।